गुप्ता जी, हम सबके वरिष्ठ नेता श्रद्धेय श्री खुराना जी, पार्टी के महामंत्री श्री विजय गोयल जी, हमारी दोनों राष्ट्रीय मंत्री आरती जी, वानी त्रिपाठी जी और बहुत बड़ी संख्या में यहां पर आए हुए कार्यकर्ता मित्रों, जिसमें विशेष रूप से जिनका जिक्र करने की आवश्यकता है, हमारे दो प्रदेश पदाधिकारी श्रीमती शिखा राय जी और श्री आरपी सिंह जी, जिन्होंने एक कर्मठ कार्यकर्ता और देशभक्ति और निडरता का एक उदाहरण हम सब के सामने साबित किया है। मैं अभी विजेंद्र जी से जिक्र कर रहा था कि दिल्ली प्रदेश ने एक अच्छी परंपरा डाली है, विशेष रूप से इस मौसम में, कि जब कभी कोई राष्ट्रीय राजनीतिक विवाद हो या चर्चा का विषय हो, तो मंडल अध्यक्ष मंत्रियों तक प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हों एक राजनीतिक चर्चा के लिए। कुछ सप्ताह पहले भ्रष्टाचार और 2G स्पेक्ट्रम के विषय पे हम लोग इकट्ठा हुए थे। आज कश्मीर के विषय पे चर्चा के लिए इकट्ठा है। मैं उनको सुझाव दे रहा था कि इसी प्रकार के कई अवसर आते हैं, अन्य हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और नेता दिल्ली में उपलब्ध रहते हैं। अच्छा होगा कि बजट से अगले दिन भी बजट और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने के लिए इसी प्रकार का समूह आप इकट्ठा करें, और गर्मी का मौसम आएगा तो कोई अन्य स्थान ढूंढ सकते हैं, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं की पॉलिटिकल एजुकेशन हो, राजनीतिक शिक्षा हो, इस प्रक्रिया को हम लोगों को अपने आंदोलन और संगठन की गतिविधियों के साथ साथ जारी रखना पड़ेगा। पिछली बार जब इस प्रकार के कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया था, तो मैंने भ्रष्टाचार के संदर्भ में दो विषयों का जिक्र किया था। पहला ये कि जो प्रधानमंत्री जी के आलोचक हैं, वो भी और उनके समर्थक भी, दो विषय उनके संबंध में कहे जाते थे कि उनकी विशेषता यह है कि बहुत बड़े राजनीतिक नेता नहीं रहे, बहुत अनुभव नहीं था राजनीति का, लेकिन निजी तौर पे उनको स्वच्छ व्यक्ति माना जाता था और एक विद्वान पढ़ा लिखा अर्थशास्त्री माना जाता था। आज 7वां वर्ष इस सरकार का है और पिछले 3 वर्षों से मुद्रास्फीति जिस प्रकार से बढ़ी है और अर्थव्यवस्था की हालत जो बिगड़ी है, वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था का संचालन करने में पूर्ण रूप से विफल है। आज फिर जो साप्ताहिक आंकड़े आते हैं, खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें 17% को एक बार पार कर चुकी हैं। दोहरे आंकड़ों में, डबल डिजिट में मुद्रास्फीति पहुंच जाए, यह किसी भी विकास के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होता। और आज 3 साल हो गए कि लगातार फूड आइटम्स, खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें, जब उसकी कीमत बढ़ती है और वो डबल डिजिट में रहती है, तो ये आम आदमी के खिलाफ एक षड्यंत्र हो जाता है, ताकि आम आदमी का जीवित रहने का, भोजन खा पाने का अधिकार भी उससे वंचित कर लिया जाता है। अब कागज के ऊपर आप अर्थशास्त्री हैं और संचालन आप कर नहीं पाते। मैंने ये भी जिक्र किया था कि भाई
स्वयं कहना कि मैं स्वच्छ हूं, लेकिन मेरे आसपास जो गंदगी है मैं उसका नियंत्रण नहीं कर पाता। पिछले 3 वर्षों से जो बात हम कह रहे थे 2G स्पेक्ट्रम के संबंध में, पहली पुष्टि उसकी हुई जब सीएजी ने उसके ऊपर मोहर लगा दी। जिस दिन सीएजी की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई तो 1.25 साल पहले जब राज्यसभा में यह विषय हमने उठाया था तो मैंने अपना भाषण और सीएजी की रिपोर्ट की तुलना कर रहा था। तो यह कोई ऐसा काम नहीं था जो जानकारी में नहीं था, सब तथ्य भी मिलते थे, आंकड़े भी मिलते जुलते थे। और कल जो सीबीआई ने कहा और आज कोर्ट में जो तर्क दिए, ये सब सार्वजनिक जानकारी में थे। लेकिन क्या कारण था कि 3 वर्ष लगातार लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान इस देश का हो जाए और इस देश की सरकार और इस देश के प्रधानमंत्री उस पर कुछ कार्रवाई ना करें। जब दिसंबर जनवरी 2007 जनवरी 2008 यानी आज से 3 साल से पहले ये लाइसेंस दिए गए और स्पेक्ट्रम बांटा गया सस्ते दाम पर, तो उस वक्त जो वित्त मंत्री थे श्री पी चिदंबरम, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने 15 जनवरी को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, ये इतना घाटा है, इसको रोकिए। तो हम विपक्ष के लोग कह रहे थे केवल इतना नहीं था। सीएजी की रिपोर्ट में जब मैंने वो पत्र पढ़ा जनवरी 2008 का, तो आपके अपने वित्त मंत्री भी कह रहे थे इसकी नीलामी कीजिए, इसको 2001 के दाम पे मत दीजिए। लेकिन अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए जो 3 साल तक प्रधानमंत्री की चुप्पी थी, उसकी वजह से देश का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। और 3 साल बाद आप उनको पकड़ लें, वो पैसा वापस नहीं आ सकता, वो घाटा पूरा नहीं हो सकता, और एक प्रकार से दिखावे की कार्रवाई कर ले। श्री राजा इस्तीफा दे दे, यूपीए के इनके साथी डीएमके के लोग कहें कि नहीं हम उसको दोषी नहीं मानते, हम उसका इस्तीफा नहीं स्वीकार करेंगे। तो जो सुबह से हो रहा है एक नाटकीय तरीके से हो रहा है। अंग्रेजी भाषा में इसे कहते हैं थिएटर ऑफ द अब्सर्ड। ये थिएटर ऑफ द अब्सर्ड है कि आप 3 वर्ष तक उसको मत रोकिए, उसको भ्रष्टाचार करने दे, देश का नुकसान करने दे, 3 साल बाद आप दिखावे की कार्रवाई कर लें, और उसका जो राजनीतिक दल है, जो आपका साथी है, जिसके समर्थन की वजह से आपकी सरकार टिकी हुई है, वो कहे हम तो उसको दोषी ही नहीं मानते। ये मित्रों एक परिस्थिति है। राजनीतिक ईमानदारी वो होती है कि जब आपसे गलती हो रही है उसको स्वीकार कर लो। जब गलती को स्वीकार कर लो तो आगे कम से कम वो गलती बढ़ेगी नहीं। कांग्रेस का और उसके नेतृत्व का ये चरित्र और ये सोच नहीं रही। और आज का जो आपका विषय है कश्मीर का, शायद इससे बड़ा उदाहरण इस देश के अंदर कोई नहीं है। सन 47 से आज तक अगर इस देश की 2 सबसे बड़ी समस्याएं रही हैं, तो एक गरीबी से कैसे जूझना है, उसको कैसे मिटाना है, और दूसरी समस्या जिसका बड़ा सरल हल हो सकता था, जो कांग्रेस पार्टी की देन थी और तब से वो समस्या हमारे गले में लटकी हुई है, वो कश्मीर की। जब ये देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने ये कहा कि इस देश के अंदर लगभग 555 रजवाड़े हैं, अपना भविष्य तय करने का अधिकार उनको स्वयं होगा। लेकिन इस देश का सौभाग्य था कि हमारे पास एक बड़े नेता थे उस वक्त, जिनकी दूरदृष्टि थी, सरदार पटेल। उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे।
उनको जिम्मेवारी सौंपी गई कि इस देश के एक करना है सब राज्यों को, सब रजवाड़ों को, 550 से ऊपर रजवाड़े, एक एक को उन्होंने इकट्ठा किया। सरल काम नहीं था। राजे महाराजाओं का अपना अहंकार होता है। एक जूनागढ़ के नवाब थे सौराष्ट्र में, जिनके राज्य का, सूबे का कोई भी हिस्सा पाकिस्तान से सीमा नहीं मिलती थी। उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरा देश हिंदुस्तान के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ जाएगा। अब उस हिस्से को देश से कैसे मिलाना है, वहां स्थानीय तौर पर बगावत हो गई। जूनागढ़ के नवाब को जहाज में बैठकर परिवार को और अपने कुत्तों को लेकर पाकिस्तान जाना पड़ गया, और जूनागढ़ की जनता ने इस देश में शामिल होने का निर्णय किया। ये कठिन काम था। हैदराबाद के निजाम नहीं तैयार थे, वहां पुलिस एक्शन किया, और सरदार पटेल की मृत्यु सन 1950 में हो गई। 3 वर्ष में इन सब रजवाड़ों को इस देश का अटूट अंग वो बना चुके थे। यह सरदार पटेल की क्षमता और दृष्टि थी। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य था कि सभी रजवाड़े, जब उनको इस देश में शामिल करने का काम सरदार पटेल को दिया गया था, तो जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऊपर ले ली थी। केवल एक सूबा ऐसा था जिसकी जिम्मेवारी पंडित जी ने ली, और वो एक सूबा ऐसा है जो आज 63 वर्ष के बाद भी हमारे सामने समस्या के रूप में खड़ा है, और कोई स्थिति में बहुत सुधार है ऐसा नहीं लगता। उस वक्त का इतिहास हमें अवसर दे रहा था। जब देश का बंटवारा हुआ तो पहला अवसर मिला कि जो पश्चिम पाकिस्तान से रेफ्यूजी आए उसको तो हिंदुस्तान में बसाना था। हम में से कितने यहां बैठे हैं जो उन परिवारों में से हैं? मैं स्वयं वैसे एक परिवार में से हूं। लोग दिल्ली तक आ गए, भरतपुर तक चले गए, पश्चिम उत्तर प्रदेश, सहारनपुर, देहरादून, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल। तो जब पूरे उत्तर भारत में बसे, जो कराची सिंध से आए वो गुजरात चले गए, वहां शहर बसाए गए उनके लिए, मुंबई चले गए, उल्लासनगर बसा उनके लिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में इनको नहीं आने दिया जाएगा, सरकार ने यह निर्णय ले लिया। और जो पीओके से, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से आए, जो हिंदू लोग वहां रह नहीं सकते थे, आज 2011 में भी उनको स्टेट सब्जेक्ट, जम्मू कश्मीर के नागरिक का दर्जा आज तक नहीं दिया गया। जो वहां से आए उनको बसने नहीं दिया, जो पीओके से जम्मू में आए, और आज भी लगभग 2 लाख ऐसे नागरिक हैं, लोकसभा के चुनाव में वोट देते हैं, विधानसभा के चुनाव में नहीं दे सकते, वहां संपत्ति नहीं खरीद सकते, उनके बच्चों को वहां नौकरी नहीं मिल सकती। दूसरी भूल यह थी कि कश्मीर में जाके आपने ऐलान कर दिया कि यहां के लोगों की इच्छा पहले ली जाएगी। ये राजस्थान के रजवाड़ों में तो नहीं तय हुआ, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, जूनागढ़ में नहीं हुआ, हैदराबाद में नहीं हुआ। ये एक नई नीति कश्मीर की बना दी। वो भूल प्लेबिसाइड का प्रस्ताव बन गई, और यूनाइटेड नेशंस का प्रस्ताव बन गई, और विषय का अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया।